बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है जीवी शॉज व्यूज़ ऑन पॉवर्टी। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवी शॉ ने जो प्ले लिखा है मेजर बारबरा उसके अंदर। और तो आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ लिंक की सूरत में भी मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया होगा, उस लिंक को क्लिक करने के बाद वो लिंक आपको एक पीडीएफ की तरफ लेके जाएगा, वहाँ पे आपको इस टॉपिक के नोट्स मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, जीवी शॉज व्यूज़ ऑन पॉवर्टी। जीवी शॉ ने एक प्ले लिखा है मेजर बारबरा, उसके अंदर उन्होंने पॉवर्टी को पकड़ पकड़ के धोया है कि जो पॉवर्टी है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ईविल्स है। और इस प्ले के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एंड्रू अंडरशाफ्ट और मेजर बारबरा का। इन दोनों की व्यूज़ जो है वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। मेजर बारबरा कहते हैं कि जो पॉवर्टी है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिविजुअल्स को, पीपल को, पर्सन्स को रिलीजन की तरफ लाने में। लेकिन एंड्रयू अंडरशाफ्ट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो पॉवर्टी है वो ग्रेटेस्ट ऑफ ईविल्स है, कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो ग्रेटेस्ट सिंस हैं, जो गुनाह हैं, जो बुराइयां हैं, जो ईविल्स हैं, उनमें सबसे ग्रेटेस्ट जो है वो पॉवर्टी ही है। क्योंकि जब एक ह्यूमन बीइंग पुअर होता है तो उसके अंदर तमाम किस्म की बुराइयां पाई जाती हैं, तमाम किस्म की ईविल्स की जो जड़ है वो पॉवर्टी है। तो एंड्रयू अंडरशाफ्ट की जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो दरअसल जीवी शॉ के व्यूज़ हैं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो एंड्रयू अंडरशाफ्ट के ज़रिए इस प्ले के अंदर एक्सप्लेन किए हैं, डिस्क्राइब किए हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत से पॉइंट्स हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स, नेक्स्ट है शॉज सोशलिज्म, थर्ड है द वैल्यू ऑफ मनी, फोर्थ है पॉवर्टी एंड द सेवन डेडली सिंस, फिफ्थ है पॉवर्टी अ कलेक्टिव एंड सोशल क्राइम, और नेक्स्ट है पॉवर्टी इट्स इविल कॉन्सिक्वेंसेस, नेक्स्ट है दी रेमेडी, और उससे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मनी एज अ सोर्स ऑफ पावर, उससे नेक्स्ट है दी प्रॉब्लम ऑफ टेंटेड मनी, जो कि लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। तो अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं जीवी शॉ की थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स। अब लाइफ फोर्स क्या होते हैं? लाइफ फोर्स एक पावरफुल और क्रिएटिव एनर्जी होती है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को प्रोग्रेस की तरफ माइल करती है। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी होती है, एक पावरफुल एनर्जी होती है जो कि उनको इस बात पे मोटिवेट करती है कि उन्होंने लाइफ में कुछ करना है, प्रोग्रेस करनी है, और लाइफ में कुछ अचीव करना है। इसको हम कहते हैं लाइफ फोर्स। तो जीवी शॉ ने जो पॉवर्टी के ऊपर अपने व्यूज़ दिए हैं उनमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है उनमें आती है थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स। थ्योरी ऑफ लाइफ फोर्स में जीवी शॉ सबसे पहले ये कहते हैं कि जो लाइफ फोर्स की वर्किंग होती है उसमें सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल है वो पॉवर्टी की है। सबसे बड़ी रुकावट लाइफ फोर्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी है। जीवी शॉ के नज़दीक जो पॉवर्टी है वो ग्रेटेस्ट ईविल है, और कैपिटलिज्म को भी जीवी शॉ क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि पॉवर्टी और कैपिटलिज्म मिलकर जो लाइफ फोर्स का एक पर्पस है उसको अचीव करने में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। तो इस तरह जो लाइफ फोर्स का पर्पस है, जो लाइफ फोर्स का मकसद है, उसको अचीव करने के लिए पॉवर्टी और कैपिटलिज्म दोनों को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तब जाके लाइफ फोर्स का जो मकसद है वो अचीव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है शॉज सोशलिज्म। अब कैपिटलिज्म जो है ये एक आइडियोलॉजी है, इसके अंदर ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके दरमियान जो वेल्थ होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ काम करते हैं, उनको उनके काम की जो सैलरी होती है, जो मुआवज़ा होता है वो दिया जाता है, और जो प्रॉपर जो वर्किंग होती है वो स्टेट कंट्रोल करती है। लेकिन सोशलिज़्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि कैपिटलिज़्म के अपोज़िट है, और सोशलिज़्म के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का भी हक दिया जाता है लोगों को, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वेल्थ की लोगों के दरमियान, ताकि जो पॉवर्टी है उसका जो एक चांस है वो कम से कम रखा जाए, लोगों के लोगों में इक्वल जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाए। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट होती है, उसकी मुदाखलत, इंटरवेंशन कम होती है सोशलिज्म में। तो शॉ सोशलिज्म पॉइंट के अंदर ये डिटेल है कि जीबी शॉ जो थे वो एक सोशलिस्ट थे। तो उन्होंने हमेशा सोशलिज्म को ही प्रमोट किया है, और उनके नज़दीक सोसाइटी या ह्यूमन बीइंग्स तब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक लोगों के दरमियान इक्वल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। उनको इक्वल फ्रीडम दी जाए, इक्वल लेयर दिया जाए, तभी जाके लाइफ फोर्स जो है वो फॉरवर्ड मूव कर सकती है। सोशलिज्म जो है वो डिज़ायरेबल है क्योंकि सोशलिज्म सपोर्ट करती है लाइफ फोर्स के फंक्शंस को।
पॉवर्टी जो है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो इलनेस, वीकनेस, डिसग्रेस, मैनर्स, अगलीनेस, करप्शन और डिग्रेडेशन को रिप्रेजेंट करती है। और ये तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे इलनेस है, वीकनेस है, डिसग्रेस है, अगलीनेस है, करप्शन है, डिग्रेडेशन है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये लाइफ फोर्स के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पैदा करते हैं। जब इनकम इक्वली लोगों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी लोगों को, तो उनकी जो लाइफ है वो बेटर होगी। तो इसका मतलब होगा हेल्थ, इंटेलिजेंस, ब्यूटी और ऑनर, क्योंकि सबको इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, इक्वल इनकम मिलेगी, तो सबकी जो लाइफ है वो भी इक्वल ही होगी। और इस तरह से जो सोसाइटी की दूसरी ईल्स हैं वो भी जन्म नहीं लेंगी। इस प्ले के अंदर जो जीबी शॉ हैं उन्होंने जो अटेंशन है बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स की तरफ खींची है। जो अंडर पेमेंट होती है पुअर पीपल की, रिच जो है वो आइडल होते हैं, रिच जो है वो एक फ्रीडम वाली ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लेकिन जो पुअर हैं वो बेचारे बेसिक नीड्स भी अपनी पूरी नहीं कर सकते जो उनकी लाइफ़ की होती हैं। और इस वजह से जो पुअर पीपल होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते। वो लाइफ़ की जो टेक्निकैलिटीज़ होती हैं उनको नहीं समझ सकते। तो इस तरह से जो सोसाइटी है वो वहीं की वहीं रह जाती है। इनफैक्ट वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। शॉस सोशलिज्म का पॉइंट यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम थर्ड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, वैल्यू ऑफ मनी। अकॉर्डिंग टू सी डफिन, सो फार फ्रॉम मनी बीइंग द रूट ऑफ इविल, टू शॉ इट इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे सी डफिन वो कहते हैं कि मनी जो है उसको रूट ऑफ इविल करार दिया जाता था, लेकिन जीबी शॉ के नज़दीक ये सिंबल ऑफ लाइफ है। सो फार फ्रॉम द लव ऑफ मनी बीइंग डिग्रेडिंग, शॉ बिलीव दैट द यूनिवर्सल डिज़ायर फॉर मनी इज़ द बेस्ट। और सी डफिन के नज़दीक जो मनी है उसके यानी कि मनी को अचीव करना वो डिग्रेडिंग समझा जाता था, लेकिन जीबी शॉ के नज़दीक जो लव फॉर मनी है वो बेस्ट है, डिज़ायर फॉर मनी वो बेस्ट है। और एक बहुत ही प्रॉमिसिंग फीचर है जो कि आजकल की दुनिया में, आजकल की ज़िंदगी में लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए। ब्यूटी, क्लीनलीनेस, फिटनेस, कल्चर, रिफाइनमेंट, लेयर, ये तमाम चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मनी से आती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे से आती हैं। और विदाउट मनी, विदाउट प्रॉपर्टी, एक इंडिविजुअल के लिए एक अच्छी और लेयर और एक एन्जॉयबल लाइफ़ गुज़ारना इम्पॉसिबल है। और जो पुअर पीपल हैं वो यहाँ तक कि साफ सुथरे भी नहीं होते, क्लीन भी नहीं होते, तो वो किस तरह से मोरल हो सकते हैं, वर्चुअस हो सकते हैं और रिलीजियस हो सकते हैं। रिलीजन इज़ नॉट फॉर हंग्री बैलीज, ये एक लाइन है इस प्ले के अंदर कि रिलीजन जो है वो हंग्री बैलीज के लिए नहीं है। जब लोगों के पेट ही भरे हुए नहीं होंगे, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वो रिलीजियस टीचिंग्स को क्या ही समझेंगे। तो जीवी शॉ के अकॉर्डिंग जो नीड है, जो ज़रूरत है वक़्त की, वो टेम्परेंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मनी है। मनी डिस्ट्रॉयज़ बेस पीपल बट फोर्टिफाइज़ नोबल वन्स, ये भी उस प्ले की एक लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पॉवर्टी एंड द 7 डेडली सिन्स। पॉवर्टी जो है वो वर्स्ट ऑफ क्राइम्स है अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ। जीबी शॉ के अकॉर्डिंग पॉवर्टी जो है वो बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ी ईविल है और दूसरी ईविल्स की भी वजह बनती है। इस प्ले के अंदर एंड्रयू अंडरशॉफ्ट जो है वो एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट है और एक बहुत ही बड़ा कैपिटलिस्ट है और जीबी शॉ की ही ज़बान बोलता है एंड्रयू अंडरशॉफ्ट इस प्ले के अंदर। जीबी शॉ एज़ अ एंड्रयू अंडरशॉफ्ट एज़ अ माउथ पीस ऑफ जीबी शॉ, ये भी एक क्वेश्चन है जो कि मैंने इसकी भी वीडियो बना के अपने चैनल के अंदर अपलोड की हुई है। वहाँ से आप इस टॉपिक के नोट्स जो है वो ले सकते हैं। तो पॉइंट पे आते हैं कि एंड्रयू अंडरशाफ्ट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, जीबी शॉ की ज़बान बोलता है और वो पॉवर्टी को अटैक करता है, पॉवर्टी को क्रिटिसाइज़ करता है और वर्च्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एंड्रयू अंडरशाफ्ट के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ है, बहुत ज़्यादा मनी है और उसने एक मॉडल टाउन बनाया हुआ है, जिसमें उसके जो वर्कर्स हैं वो रहते हैं, अच्छा खाते हैं, वेल फेड हैं, वेल क्लॉथ्ड हैं, वेल हाउस्ड हैं। यानी कि उनके पास खाने को सब कुछ है, उनके पास पहनने को सब कुछ है और उनके घर भी क्लीन स्वीप हैं, बिल्कुल साफ-सुथरे हैं। और जब उसके वर्कर्स की लाइफ बेटर है, बेहतरीन है, तो वो काम भी अच्छे तरीके से करते हैं। तो इस तरह से उसकी वेल्थ में, उसकी मनी में और उसकी पावर में और ज़्यादा इज़ाफ़ा होता है। और वो वेजेस भी अच्छी देता है अपने सर्वेंट्स को, अपने वर्कर्स को। और उसके नज़दीक जीबी शॉ के अकॉर्डिंग और एंड्रयू अंडरशॉफ्ट के अकॉर्डिंग
एंड्रयू अंडरशॉफ्ट ने अपने वर्कर्स को 7 डेडली सिन से बचाया है। इस तरह की लाइफ देके उनके पास फूड है, उनके पास क्लोथिंग है, उनके पास फायरिंग है, उनके पास रेंट है, उनके पास टैक्सेस हैं, उनके पास रिस्पेक्टेबिलिटी है, उनके चिल्ड्रन जो है वो वेल फेड हैं, वेल क्लोथ्ड हैं। और इस तरह से जब उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो किसी और सिन की तरफ माइल ही नहीं होते। उनको कोई और क्राइम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और एंड्रयू अंडरशाफ्ट के नज़दीक पॉवर्टी जो है वो ग्रेटेस्ट ऑफ क्राइम्स है। पॉवर्टी जो है वो सिटीज़ को तबाह कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। पॉवर्टी जो है वो स्लेवरी, और स्लेवरी इज़ वर्स देन मर्डर अकॉर्डिंग टू एंड्रयू अंडरशाफ्ट एंड जीबी शॉ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉवर्टी अ कलेक्टिव एंड सोशल क्राइम। और ना सिर्फ ये कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ जो है वो पॉवर्टी की रीज़न है, लेकिन इस प्ले के अंदर जीबी शॉ के अकॉर्डिंग जो पुअर पीपल है वो पॉवर्टी की वजह बन रहे हैं। जीबी शॉ के अकॉर्डिंग जो पुअर पीपल हैं वो पॉवर्टी की वजह बन रहे हैं, क्योंकि पुअर पीपल जो हैं वो कोई काम नहीं करते, ना ही प्रोडक्टिव होते हैं, ना ही वो किसी काम में दिलचस्पी लेते हैं, वो सुस्त पड़े रहते हैं। इम्पोज पॉवर्टी ऑन द स्लैक एंड द अनकन्वेंशनल। जो स्लैक पीपल होते हैं, जो सुस्त पीपल होते हैं, जो अनकन्वेंशनल होते हैं, उनके ऊपर पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा पड़ती है। और इस प्ले के अंदर लाइन है, रिच आर रिच बिकॉज द पुअर आर पुअर। तो जीबी शॉ के अकॉर्डिंग जो रिच पीपल हैं वो रिच क्यों हैं, क्योंकि पुअर पीपल जो है वो पुअर हैं। बिकॉज बट इट इज़ फॉर द पुअर टू रिपुडिएट देयर पॉवर्टी। ये पुअर पीपल का काम है कि वो अपनी पॉवर्टी को डिक्रीज करें, पॉवर्टी को ख़त्म करें। और जो रिच पीपल हैं उनके पैरेलल वो अपनी लाइफ गुजारें, क्योंकि जब तक ह्यूमन बीइंग्स खुद कोशिश नहीं करते तब तक उनकी जो कंडीशन है, जो उनके हालात हैं वो तब्दील नहीं होते। नेक्स्ट है पॉवर्टी इट्स इविल कंसिक्वेंसेस। अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही है कि जो पॉवर्टी है वो ना सिर्फ खुद ग्रेटेस्ट क्राइम है, बल्कि वो दूसरे क्राइम्स की भी वजह बनती है। अब यहाँ पे एक्ट टू में, इस प्ले के अंदर एक्ट टू में एक हैम स्ट्रीट शेल्टर के नज़दीक एक सीन होता है। वहाँ पे सल्वेशन आर्मी जो है वो क्लियरली ये प्रूव करती है कि जो पुअर पीपल हैं वो ना सिर्फ डर्टी हैं और डिजीज्ड हैं, बल्कि हाइपोक्रिटिकल भी हैं, मुनाफिक भी हैं, डिसऑनेस्ट भी हैं। अब जो स्नोबी प्राइस है वो स्ट्रीट में या अपने घर पर जो है अपनी मदर को पीट रहा होता है, मार रहा होता है, लेकिन जब सैल्वेशन आर्मी आती है या फिर उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती, खाने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो सैल्वेशन आर्मी के पास चला जाता है और वो वहाँ पे ये प्रिटेंड करता है कि उसकी मदर ने उसको मारा है। और वो ये भी प्रिटेंड करता है कि वो कन्वर्ट हो गया और उसने अपने तमाम जो गुनाह हैं, जो सिन्स हैं, उनसे तौबा कर ली है। और वो सैल्वेशन आर्मी के पास इस वजह से नहीं जाता कि उसने कन्वर्जन करनी होती है, कन्फेशन करना होता है, बल्कि वो इस वजह से जाता है क्योंकि वो भूख से मर रहा होता है। उसको खाना चाहिए होता है, उसको रहने के लिए छत चाहिए होती है, घर चाहिए होता है, इस वजह से वो ये ड्रामा करता है पूरा। तो इस तरह से ये जो चीज़ है ये पुअर पीपल की हाइपोक्रिटिकल नेचर को शो करती है। पुअर पीपल ना सिर्फ अगली होते हैं, डर्टी होते हैं अकॉर्डिंग टू जीवी शाह, बल्कि वो हाइपोक्रिटिकल भी होते हैं, डिसऑनेस्ट भी होते हैं, क्योंकि उनको हर हाल में खाना चाहिए होता है या पैसा चाहिए होता है। तो वो बाई हुक और बाई क्रुक हर तरह के तरीके आजमाते हैं अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज करने के लिए या फिर खाना लेने के लिए। नेक्स्ट है दी रेमेडी। जीवी शॉ की जो रेमेडी है तमाम सोशल इविल्स के लिए और पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए वो भी यहाँ पे दी हुई हैं। पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू जीवी शॉ इज़ लैक ऑफ मनी। तो जीवी शॉ ने ये सॉल्यूशन दिया है कि तमाम लोगों को पैसा दिया जाए, मनी दिए जाए ताकि पॉवर्टी को ख़त्म किया जा सके। और उन लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को तब तक पैसे दिए जाने चाहिए, मनी दिए जाने चाहिए जब तक वो उनकी जो पॉवर्टी है वो ख़त्म ना हो जाए। उनको रेगुलर वेज देनी चाहिए, उनको काम देना चाहिए, तभी जाके पॉवर्टी को परमानेंटली ख़त्म किया जा सकता है। और हर इंडिविजुअल को, हर ह्यूमन बीइंग को जो सोसाइटी का रहने वाला है उसको लिविंग वेज देनी चाहिए, सिंपल ग्राउंड पे। जो जितना वो काम करता है उतना उसको मुआवज़ा दिया जाए, उतनी उनको वेज दी जाए, उतनी उसको सैलरी दी जाए, और ये इक्वल बेसिस पे होना चाहिए। और अगर कोई जो ह्यूमन बीइंग है या जो वर्कर है वो ज़्यादा काम करके ज़्यादा पैसे अर्न करना चाहता है, तो ये इस बात का चांस जो है वो भी उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मनी एज अ सोर्स ऑफ पावर। अकॉर्डिंग टू जीबी फर्स्ट प्ले के अंदर ना सिर्फ मनी को गुड हेल्थ और क्लीनलीनेस से रिलेट किया गया है, बल्कि अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ मनी जो है वो सोर्स ऑफ पावर भी है। जिस बंदे के पास ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा वेल्थ होती है, उसके पास अल्टीमेट पावर जो है वो आ जाती है। अब यहाँ पे लाइन दी हुई है, पोजेशन गिव्स लाइफ,
प्रीपोंडरेंस गिव्स पावर। पोजेशन जो है, जब हम किसी चीज़ को पोजेस करते हैं तो वो हमें लाइफ देती है, और जो हमारी बर्तरी होती है, जो हमारी सुपीरियरिटी होती है, वो हमें पावर देती है। अब अंडरशाफ्ट जो है इस प्ले के अंदर वो ना सिर्फ मिलियनेयर है, बल्कि वो वेपन्स भी बनाता है, और इस तरह से जो वेपन जो फैक्ट्री है उसकी, वो उसको पावर देती है। उसके अकॉर्डिंग जो दो चीज़ें हैं वो नेसेसरी हैं सैल्वेशन के लिए, मनी और गन पाउडर। अकॉर्डिंग टू जी एंड्रयू अंडरशाफ्ट, एक इंसान के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो डिसेंट लाइफ गुजार सके, और इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपना मास्टर जो है वो खुद बने, कोई और उसका मास्टर ना बने, कोई और उस पे ओवरकम ना करे, कोई और उस पे डोमिनेंस शो ना कराए। और अंडरशाफ्ट के जरिए जीबी शॉ ने अपनी जो फिलोसफी है उसको रिप्रेजेंट किया है इस प्ले के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रॉब्लम ऑफ टेंटेड मनी। अब इस प्ले के अंदर जो सैल्वेशन आर्मी है वो डोनेशन लेती है एंड्री अंडरशाफ्ट की और बोडगर की, जो कि विस्की डिस्टिलर है, और जो एंड्री अंडरशाफ्ट है वो वेपन फैक्ट्री चलाता है, वेपन्स बनाता है। तो इस तरह से जो दोनों की जो मनी है, दोनों की जो वेल्थ है, दोनों की जो डोनेशंस हैं, वो एक तरह से इल्लीगल तरीके से आ रही हैं। लेकिन जेबी शॉ जो है और एंड्रू अंडरशॉट भी पावर ऑफ मनी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि इवन जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सैल्वेशन आर्मी है, वो भी जो अंडरशाफ्ट और बोर्डगर जैसे कैपिटलिस्ट्स हैं उन पे रिलाई करती है, और उनको जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सैल्वेशन आर्मी है, आर्मीज़ हैं, उनको अंडरशाफ्ट और बोर्डगर की जो डोनेशंस हैं उनको लेना ही पड़ता है। भले उनकी जो वेल्थ है वो इल्लीगल तरीके से आ रही है, लेकिन फिर भी उनको उनकी डोनेशंस एक्सेप्ट करनी ही पड़ती हैं, अगर उनको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको जारी रखना है। तो इस तरह से बारबरा जो है वो पहले इल्यूजन में रह रही होती है कि हम जो है इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह की जो कैपिटलिस्ट हैं, उनसे डोनेशंस नहीं लेते। लेकिन जब मिसेस बेन्स बोर्डकर ऑर्नरशाफ्ट से उनकी डोनेशंस ले लेते, तब मेजर बारबरा को ये रियलाइज़ होता है कि वो इल्यूजन में जी रही थी, और सैल्वेशन आर्मी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को भी अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखने के लिए इस तरह के कैपिटलिस्ट की जो वेल्थ है, जो पैसे हैं, जो डोनेशंस हैं, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। अदरवाइज़ उनकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बंद भी हो सकती हैं। और मेजर बारबरा को इस बात का भी रियलाइज़ेशन होती है कि यही टेंटेड मनी है, यही इल्लीगल पैसा है जिसने बारबरा को मेजर बारबरा बनाया है। क्योंकि जो साल्वेशन आर्मी की एक्टिविटीज़ हैं वो चल रही हैं एंड्रू अंडरशाफ्ट और बोर्डगर जैसे लोगों की डोनेशन से। तो जब ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगी, साल्वेशन आर्मी ही नहीं होगी, तो बारबरा मेजर बारबरा कैसे बनेगी? तो इस तरह से जो बारबरा है वो मेजर बारबरा सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे लोगों की डोनेशन से ही बनी है। ऐसे लोगों की डोनेशन से ही रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो भी ऐसे लोगों की दी हुई डोनेशन से ही बनते हैं। तो इस तरह से मेजर बारबरा को रियलाइज़ेशन होती है कि वो आइडियलिस्टिक वे में जी रही थी, और उसको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू जीबी शॉ जैसे पॉवर्टी एक ग्रेटेस्ट ईविल है, मेजर बारबरा को भी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ा